हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो इस यूट्यूब चैनल पर जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे थे। मतलब 10th क्लास के साइंस का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो 13 तक के चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो ऊर्जा के स्रोत है जो कि आपके किताब का चैप्टर नंबर 14 है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, आपने जो वाहनों में हम यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, जो ऊर्जा होती है उसके स्रोत क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो आपके क्लास के प्रॉपर नोट्स हैं उनको बनाना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमारे पास है 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। मतलब ऊर्जा के लिए कौन कौन से स्रोत है जिनसे ऊर्जा का निर्माण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो पेट्रोल डीजल होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो ज़मीन से निकालने के बाद उनको हम किस प्रकार से जो उनका पृथक्करण करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है कि ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा क्या है, आपने जो हमारा कार्य होता है मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो आपको लिखना है कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं। अभी ऊर्जा मतलब बिजली से समझो आप। ऊर्जा मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उससे आपको समझना है बिजली। और आपको पता है बिजली का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले अगर आपको पता है कि बिजली का निर्माण कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है लिख दो आप कमेंट बॉक्स में। और मैं बताता हूँ कि एक तो जो हमारी पवन ऊर्जा है उससे क्या है, जो हमारी वायु है, वायु से क्या होता है, जो आपने बहुत बड़े बड़े पंखे देखे होंगे इस प्रकार से, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, बहुत सारे जो फैन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पवन चक्की। पवन चक्की ये क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये जो इनके फैन है ये क्या करेंगे, ये घूमने लग जाएंगे और इनसे क्या होगा, जो बिजली है उसका निर्माण होगा। और आपने देखा होगा जो टरबाइन होता है, मतलब बड़ी बड़ी नदियों में क्या होता है कि जो नदी का पानी है उनके बहाव से जो टरबाइन है उनको चलाया जाता है और उससे क्या होता है, उससे भी ऊर्जा का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है। समझ में आ गई ये चीज़ आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉपर नोट्स है उनके साथ आपको एकदम से धीरे धीरे, लेकिन आपकी जो स्कूल का सिलेबस है उससे जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा और ऐसे इस प्रकार से होगा कि आपको सब कुछ समझ में भी आए। ठीक है, तो आपको लिखना है जो नदी का जल है उसमें क्या होता है, ऊर्जा होती है जिससे बिजली का निर्माण होता है। नदी के जल में ऊर्जा होती है, उससे क्या होता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है। जो हमारी घर में लाइट आती है बिजली का निर्माण होता है, उसका निर्माण टरबाइन द्वारा या फिर जो हमारी पवन चक्की है और भी कई प्रकार की विधियाँ होती है जिसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम देखेंगे जो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हमारे पास। ऊर्जा का जो फर्स्ट नंबर का आता है वो आता है हमारे पास परंपरागत ऊर्जा। ये चीज़ आपने 9th क्लास में ही पढ़ी होगी। कौन सी क्लास में, 9th क्लास ने आपने इस नाम के बारे में पढ़ा होगा कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वापस बता रहा हूँ। जिस ऊर्जा का प्रयोग हम क्या बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, मतलब कोई ऊर्जा ऐसी है जिसका प्रयोग आप कर रहे हो, आपके जो दादा दादी है उनके दादा दादी उनके दादा दादी, मतलब उनकी 2-3 पीढ़ी से पहले ये ऊर्जा के प्रयोग होते आ रहे हैं। उन ऊर्जा के प्रयोगों को हम क्या बोलेंगे, परंपरागत ऊर्जा। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन राइट कर लो। जिन ऊर्जा का या जिन ऊर्जा स्रोत का
स्रोतों का प्रयोग है वो क्या है, बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे जो हमारी परंपरागत ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। मतलब इन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग आपको बहुत पहले से मिलता आ रहा है। ये नहीं कि अभी एक दो पीढ़ियों में इनका प्रयोग हुआ है, कि जो आपके दादा दादी, मान लो कि आपके दादा दादी के समय से इसका प्रयोग होता चल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इनका प्रयोग आपके दादा दादी के दादा दादी से भी पहले से हो रहा है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसके एग्जाम्पल क्या मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल भी राइट कर लो। एग्जाम्पल होंगी हमारी लकड़ी है, कोयला आदि। अभी लकड़ी है जो हमारी, हम घरों में क्या होता है कि जो हम गैस चूल्हा यूज करते हैं, जो कि हमारा गैस होता है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे गांव साइड है, मतलब विलेजर्स की टाइप, क्या होता है कि जो लकड़ी है उससे भी इसका प्रयोग किया होता है। कि जो चूल्हा होता है, एक चूल्हा होता है, उसमें लकड़ी को जलाकर जो खाना है उसे पकाया जाता है। और बहुत जगह पे क्या होता है, केवल इसका प्रयोग गैस द्वारा होता है। लेकिन बहुत जगह पे गांव साइड इलाकों में खास तौर पर जो ये लकड़ी वाला है ये आपको मिल जाएगा। और इसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, इसका प्रयोग बहुत लंबे समय से, लगभग जो हमारी आग की खोज हुई थी उसके बाद में कंटिन्यू इसका प्रयोग चलता आ रहा है। और जो कोयले का निर्माण हुआ, तो कोयले का निर्माण भी आपको बहुत समय पहले से मिलता चल रहा है। अगर आप यहाँ पे वीडियो पे नए हो कि आपने 14 नंबर का चैप्टर देख लिया, इससे पहले के चैप्टर देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जो हमारी वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्या मिलेगी आपको, एक नाम मिलेगा 10th क्लास साइंस NCERT। वहाँ पे क्या होगा, जो आपके 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मतलब सभी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमारे 13 नंबर तक के चैप्टर है और 14 नंबर के हम यहाँ पे बना रहे हैं। मतलब 13 तक के सभी चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से उनको कंटिन्यू कर सकते हो और जो आपके NCERT के प्रॉपर नोट्स हैं उनको बना सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, मतलब फॉसिल्स फ्यूल। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन सी आती है, कौन कौन से ईंधन जीवाश्म ईंधन में आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिख दो, सभी लिख दिया तो लिख दो पेट्रोल व डीजल का निर्माण। किस में होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाश्म के द्वारा होता है, जीवाश्म के द्वारा होता है। ये चीज़ सभी समझ गए। जीवाश्म के द्वारा क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल है और डीजल है उसका निर्माण होता है। अभी आप सबको पता होगा कि पेट्रोल व डीजल का निर्माण किस प्रकार से होता है। 9th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा कि बहुत समय पहले क्या हुआ, जो पृथ्वी पर हलचल हुई उसमें क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, वो ज़मीन में धंस गए और उनका क्या हुआ, जो हमारे जीव है उनके शवों का, मतलब जीवाश्म, ठीक है, जीवों के जो शव है जो दलदल में हुए उनका तो क्या हुआ, उनका बन गया कोयला। ठीक है, जो कोयला है, लकड़ी, वो दलदल में फंसे, उनका बन गया कोयला। और जो समुद्री इलाकों के तल में गए उनका क्या बन गया, पेट्रोल बन गया। और जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो वैसे ही बना है। और फिर क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, उस पेट्रोल को जो हमारी सतह है ज़मीन में से क्या करती है, निकालती है। फिर जो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें बेचती है और उनमें जो पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल हुआ और जो हमारा डीजल है,
या फिर और कोई अन्य लिक्विड है उसको अलग कर देती है, जैसे किरोसिन हो गया, और बाकी जो अनुपयोगी जो हमारा बच गया उनको अलग कर देती है, उनको गार्बेज में डाल दिया जाता है। समझ गए सभी ये चीज़? और आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अभी सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कोयले का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ था, लिख दो आप। करोड़ों वर्ष पहले बायोमास के दलदल में, या फिर आप लिख दो कि पृथ्वी की सतह के दलदल में, के जो पृथ्वी की सतह होती है अपनी सतह के दलदल में। अभी दलदल क्या होता है सबको पता है, दलदल में फंसने से कोयले का निर्माण हुआ, जिसे हम कोक भी बोलते हैं। कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। और अभी इसी में जो बायोमास है जो कि दलदल में फंस गया था, किसमें, दलदल में चला गया था, उससे तो कोयले का निर्माण हुआ। और जो समुद्र की तल में चला गया था उससे क्या हुआ था, जो पेट्रोल डीजल है उसका निर्माण हुआ। तो लिख दो, ये लाइन लिखनी है आपको। करोड़ों वर्ष पहले जो अपना बायोमास है के समुद्री तल में फंसने से किसका निर्माण हुआ था, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका निर्माण हुआ था। इससे क्या हुआ था, जो अपना बायोमास है जो कि दलदल में फंसा था उससे क्या हुआ था, उससे तो कोयले का निर्माण होता है। और जो कि समुद्री तट में मतलब समुद्री तल में चला जाता है उससे किसका निर्माण होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसमें पेट्रोल डीजल केरोसिन सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको। इसके बाद में पहले ये राइट कर लो। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला जो अपना जीवाश्म ईंधन है वो कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पेट्रोल है, डीजल है, या फिर अपना कोयला है, सभी लिख दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपका, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जीवाश्म ईंधन, लिया जाने वाला जीवाश्म ईंधन, जल्दी लिख दो। आई होप सबने लिख दिया होगा। इसका आंसर है कोयला। आप सभी पूछ रहे होंगे सर कोयला कैसे, जो कि अपना पेट्रोल है वो क्यों नहीं है, डीजल क्यों नहीं है। तो एक चीज़ बताता हूँ, मानता हूँ कि जो आप प्रेजेंट समय में क्या जो साधन है मतलब संसाधन है उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोयला ऐसा है जिसका प्रयोग इनकी मात्रा में तो बहुत अधिक होता है। पेट्रोल डीजल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, कोक का, मतलब कोयले का। अभी कोयले का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको लिखना है कोयले का अधिक प्रयोग आयरन इंडस्ट्री,
वह जो अपनी फैक्ट्रियाँ होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। फैक्ट्रियों में मतलब जो अपनी बड़ी बड़ी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पे जो कि उनकी मशीनें होती है, जो भट्टी होती है, उनमें क्या होता है, उनमें कोयला डाला जाता है, कोयले से उनमें आग लगाई जाती है और उनका प्रयोग सर्वाधिक इस क्षेत्र में होता है। और जो अपना पेट्रोल है उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग हर जगह होता है लगभग, जैसे वाहनों में, ठीक है, और घरेलू कामों में, घरेलू स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और वाहन, घरेलू और अपनी जो मशीन होती है उनमें, मशीनों में इट्स मतलब आदि आदि जगह इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। आपको क्या करना है, इनके जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंटों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि जो अपने जीवाश्म ईंधन है, इसमें कोयले का प्रयोग कहाँ होता है, कोयले के कोई 2 प्रयोग बताओ या पेट्रोल के 2 अच्छे प्रयोग बताओ। तो आपको क्या एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और जो ये चैप्टर आपका जो 14 नंबर का चैप्टर है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसे आराम से पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन अगर वही बात है स्किप कर करके पढ़ोगे, बिना समझे पढ़ोगे, तो चीज़ तो हार्ड लगनी ही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आप बाद में देखते हैं हम हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। जो अपनी हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका प्रयोग क्या होता है, पावर प्लांट होते हैं ना अपने, वहाँ पे उसमें बिजली बनाने में किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और जो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कहाँ होता है, पावर प्लांट्स होते हैं ना उनमें। पावर प्लांट में क्या होता है, जो बिजली होती है, जो कि क्या होती है, ऊर्जा, ऊर्जा बनाने में किया जाता है। किया जाता है, ये पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद में पहले आप इसे नोट कर लो, आई होप सबने कर लिया होगा। और जो ये प्रॉपर नोट्स है वो बनाओ अपने, क्योंकि जब तक प्रॉपर नोट्स होंगे तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आपको। प्रॉपर नोट ज़रूरी है जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी 10th क्लास है, इसमें आप इतने मतलब बोर होगे तो कैसे चलेगा। अभी तो 11th बाकी है ना, 11th है, 12th है, उसके बाद में आगे की आपको जो ग्रेजुएशन करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे कंप्लीट, वो करनी है। अभी तो साइंस के आप स्टार्टिंग में हो, साइंस का जो स्टार्टिंग बेस है आप वहाँ पे हो। अभी तो साइंस में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तभी तो बोल रहा हूँ जो आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ोगे इनको आपको 11th 12th में डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो। अगर बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं सीखी है तो देखो 11th और 12th क्लास है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको केवल 11th 12th की तैयारी नहीं मिलेगी। अगर आप नीट करना चाहते हो, जो बायोसी स्टूडेंट होंगे जो नीट करेंगे तो उनको नीट की प्रिपरेशन 11th 12th में होगी। मतलब जो NCERT लेवल होता है वही NCERT लेवल कहाँ चलेगा, नीट में चलेगा। और वही NCERT लेवल इस समय RBSE बोर्ड में चल रहा है, जो कि दोनों क्या है, सेम है, NCERT चलता है। ठीक है, तो दोनों जगह NCERT चल रहा है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो ना कि 12th बोर्ड, केवल 12th बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, 11th अभी 10th के बाद में क्या होंगे, केवल 12th बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वो करेंगे किसकी, वो करेंगे नीट की प्रिपरेशन।
क्योंकि सबको पता है 12th बोर्ड में एक ही सब्जेक्ट है। पहली चीज़ तो ये होगी कि दोनों सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। और फिर क्या होगा, अगर आपने 12th बोर्ड में अगर नीट की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नीट की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट है, तो 12th बोर्ड में आपके अच्छे स्कोर होंगे ही, मतलब जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। और जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब मैथ से होंगे, जेईई की तैयारी करेंगे, वो क्या है, वो केवल न कि 12th बोर्ड बल्कि जेईई को भी साथ लेकर चलेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो आपको क्या है, आपको उन पढ़ने वाले बच्चों में ही आना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अभी 11th 12th में पढ़ना होगा, इससे अच्छा आप यहीं पे बेसिक पढ़ लो ना, फिर 11th 12th में आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो अपने जीवाश्म ईंधन है, इससे लाभ क्या होंगे। क्योंकि ऐसी कोई भी अपन को मिल रही है, सोर्स मिल रहा है, तो उसके लाभ ज़रूरी है। बिना लाभ के तो हम उसका उपयोग क्यों करेंगे, कोई तो लाभ होगा ना उसका। तो इसका लाभ क्या होगा, पॉइंट लिखने हैं आपको। सबसे पहले होगा, यह सबसे सस्ता होता है, यह सबसे सस्ता होता है। अभी लोग बोलेंगे सस्ता कैसे, बोले पेट्रोल तो कभी 120 जा रहा है, कभी 100 जा रहा है, कभी 100+ जा रहा है, सस्ता कैसे हुआ। देखो भाई, ये बहुत सस्ता है वैसे देखे तो, क्योंकि मैंने अभी बताया था जीवाश्म ईंधनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जीवों द्वारा होता है। अपने द्वारा इनका निर्माण हो रहा है, हमारे द्वारा पेट्रोल का निर्माण होगा। तो अपन के ऐसे थोड़ी 100 रुपये लीटर बिकेंगे हम, तो वो देखो उस चीज़ में तो अपन को सस्ता मिल रहा है। अपने कंपेयर में जो पेट्रोल है वो अपन को बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं देखनी है, वैसे सस्ता मिलेगा। वैसे जो इसकी लागत होती है उसके कंपेयर में देखें तो बहुत सस्ता मिलता है, कि ज़मीन में से निकालो इसे, फिर जो फैक्ट्री है वो क्या करती है, इनमें जो उपयोगी है शुद्ध है उसे अलग करेगी, अशुद्ध है उसे अलग करेगी, फिर वहाँ से आपके इलाकों में पहुँचाया जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके बाद में क्या होगा, ये एक तो सबसे सस्ता होगा, इसका प्रयोग क्या होगा, आसान होगा। इसका प्रयोग आसान होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, आसान। और इसको यह लगभग हर जगह उपलब्ध होता है, लगभग अब बोला सर हर जगह कैसे, ऐसे थोड़ा ना होगा कि एक घर छोड़ के एक घर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, या जो डीजल है उसके लिए कोई आपको भरवाने के साधन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप हाईवे पे जाओगे तो क्या हाईवे पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको क्या होता है, पेट्रोल पंप मिल जाती है। तो उस चीज़ में देखिए तो ये हमें हर जगह क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसलिए बोला था कि हर जगह उपलब्ध होता है। अभी किसी चीज़ की क्या हानि होगी, किसी चीज़ की अगर लाभ होगी तो उसकी हानि भी तो अगर निकलेगी ना, कि अगर आप अच्छे हो, कोई गुण आप में अच्छा है कि आप पढ़ते हो, ठीक है, ये गुण आप में अच्छा है कि आप रोज़ पढ़ते हो, अपनी जो प्रॉपर वीडियो उसे देखते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो। तो उसमें आपके जो बुरा गुण क्या है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते, ये आपका क्या है, बुरा गुण है। तो आपको बुरा गुण है, इसे निकाल दो, ठीक है। कोई चीज़ बुरी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट करो, ताकि आप में सब अच्छा ही हो जाए, समझिए। तो अब देखेंगे इसके जो हानि है उसके बारे में। हमारे पास में जीवाश्म ईंधन से हानि, तो जीवाश्म ईंधन से हानि क्या होगी, एक तो इससे अधिक मात्रा में जो क्या होता है, CO2 होता है और CO होता है। CO2 मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकलती है। तो लिख दो, इससे अधिक मात्रा में CO2 है, CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मोनोऑक्साइड निकलती है।
ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यह वायु प्रदूषण को अधिक प्रभावशाली बनाता है, मतलब वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इससे वायु प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है। और क्या होगा, इससे निकलने वाली गैस क्या होती है, जहरीली होती है। किस प्रकार से बताता हूँ। वाली गैस पॉइजन युक्त होगी, मतलब जहरीली होगी। जो अपना CO है, मतलब CO2, यह क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट डालता है। इसके कारण क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। और इससे क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ लिख लो आप पहले। CO क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। अभी आप सोच रहे हो कि सर पॉइजन कैसे हुआ, मतलब ये जहरीली गैस कैसे बनी। कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपन निष्कासित करते हैं, ये जहरीली कैसे है। तो अभी आपने बड़े बुजुर्ग में क्या कोयला यूज़ करते हो आप, ठीक है। कोयले में सर्वाधिक क्या निकलता है, CO व CO निकलता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है। अभी अपन क्या है, सर्दियों में क्या करते हैं, कमरे को गर्म करने के लिए बहुत से स्थानों पे क्या होता है, जो हीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या करते हैं, सिगड़ी का यूज़ करते हैं। सिगड़ी, या आप उसे अन्य नाम से जान सकते हो, जिसमें क्या होता है, एक मिट्टी का इतना पतीला सा होता है, ठीक है, गोल गोल किसी भी आकार का हो सकता है। उसमें क्या है, जो कोयला होता है उसको हम कोक को डाल देते हैं, फिर उसे जला लिया जाता है। वैसे नहीं, आग नहीं लगाई जाती, वैसे हम जला लेते हैं, जिसे हम सिलगाना बोल सकते हैं, मारवाड़ी भाषा में सिलगा लिया जाता है। फिर क्या होता है, उससे उसके आसपास में गर्माहट का एहसास होने लग जाता है, मतलब उसके आसपास का वातावरण, वैसे आपको पता है कि आग है, उसके आसपास में गर्मी होने लग जाती है। तो क्या है, उसको हम अपने कमरे में रखते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि इसको कभी भी कमरे में रखकर नहीं सोना चाहिए। इसका कारण आपको पता है कि ये चीज़ क्यों बोली जाती है, कि जो सिगड़ी है उसे कमरे में रखकर कमरे को बंद करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। ये क्या आती है, ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है कमरे में, और जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती रहती है जलने के साथ साथ। तो जो आपका रूम है उसमें क्या होगा, पूरे रूम में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, ये वैसे देखें तो बहुत ही अलग गैस होती है बाकी की कंपेयर में। कैसे, ये क्या करती है, अगर आपके पूरे रूम में क्या होगा, जो ये दो गैस है ये फैल जाएगी, पूरे रूम बंद है, वहाँ पे आधा जो बाहर का वातावरण है उससे अन्य गैस आने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे में क्या है, यही आपको मिलेगी। आप वहीं पे सो रहे हो तो क्या होगा, आपने उसको भी क्या ग्रहण कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले लिया है। तो ये गैस क्या करेगी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीछे के चैप्टर्स हैं उनमें ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ था, किसी भी शरीर पर अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है, कोई भी बीमारी आ रही है, डिजीज हो रही है, तो उसमें क्या है, ब्रेन प्रोसेसिंग करके आदेश देता है शरीर को कि ये कार्य इसके विरुद्ध करना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगी, ये अपने जो फेफड़ों तक का भाग होता है वहाँ तक आ जाएगी और उतने तक भाग में इफेक्ट डालेगी, मतलब पॉइजन अपना अंदर डालेगी इतने तक भाग में, फेफड़ों तक। और मैंने बताया था कि जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा ब्रेन तक संदेश जाता है। तो ये क्या है, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि अपने यहाँ पे हो रहा क्या है। जो फेफड़े है उससे ऊपर कोई संदेश नहीं जाएगा, मतलब ब्रेन को खबर भी नहीं होगी कि शरीर में चल क्या रहा है। और वहाँ पे व्यक्ति की क्या हो जाती है, बहुत ही गंदे तरीके से मौत हो जाती है, ठीक है, जिसे हम तड़प तड़प कर मरना बोल सकते हैं। तो कभी भी ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि आप किसी कमरे में हो या फिर किसी कार में हो, अगर आपने कुछ जला रखा है तो और वो पूरी बंद है, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आप कमरे में इसका यूज कर रहे हो तो सोते समय क्या है, इसे बंद कर दो, पूरी को आप जो या तो बाहर निकाल दो या पूरी को बंद कर दो, या कोई एक दरवाज़ा खुला रखना पड़ेगा। अगर आप बंद करके सो सकते हो तो आपकी मौत हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
देखो ये चीज़ बेसिक होती है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है आपको पता होनी चाहिए। अभी अगर आपको नहीं पता थी, मैंने बता दिया, तो आपको देखो कितना लाभ होगा ना इस चीज़ से, कि आप ये चीज़ कभी करने की नहीं सोचोगे, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो कौन अपनी मौत से खेलना चाहेगा, साफ बात है। तो अभी इसके बाद में हम देखेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का आपने नाम सुना होगा। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन है इससे क्या होता है, कार्बन सल्फर गैस निकलती है, और वो क्या है, वर्षा के साथ अपने जो वर्षा का जल है उसके साथ मिलकर उसे अम्लीय बना देती है। मतलब अपना जो अपनी रेन होती है, सामान्य वर्षा होती है, उसे अम्लीय वर्षा में बना देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो लिख दो, जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली गैस कौन सी, जो अपनी सल्फर है, कार्बन आदि, ये क्या करती है, यह जो अपनी वर्षा का जल है, वर्षा मतलब रेन, वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या करेगी, उसको अम्लीय बना देगी। अम्लीय बना देती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे अम्ल वर्षा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अगर नहीं आया तो आप बताओ कि सर ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। और एक चीज़ और है, जो ये अम्ल वर्षा है ये ना केवल जीवों को नुकसान पहुंचाती है, जीवों पेड़ पौधों को। अभी जीवों पेड़ पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाएगी, जो अम्लीय वर्षा है अगर आपकी स्किन पे गिरेगी तो स्किन क्या जलने लग जाएगी, फटने लग जाएगी। और जो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों पे गिरेगी तो वो भी फटने लग जाएगी, मतलब जलने लग जाएगी, क्योंकि ये अम्ल है, एसिड है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, न कि केवल मनुष्य को पेड़ पौधों और जो अपने जंतु है उन जीव जंतु को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है उसका जो पत्थर है, जो कि संगमरमर का ये है, अपना वाइट कलर में है, वो पीला पड़ता जा रहा है। वो किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण, अम्लीय वर्षा है इनके कारण, यही उसके कारण है। और एक प्रदूषण हो गया, ये सभी कारण ही है। ठीक है, तो आपको लिखना है इसको भी, यह ना केवल जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, बल्कि क्या करेगी, जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत सी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है। अभी बड़ी बड़ी इमारतों में कौन सी होगी, जो मेन है अपना, जो कि ताजमहल है। ताजमहल क्या है, आप बता सकते हो क्या, ताजमहल को किसकी उपाधि मिली हुई है? कमेंट बॉक्स में बताओ किसी को पता है कि ताजमहल को किसकी उपाधि मिली हुई है। अपने पास जो ताजमहल है, ठीक है, जो कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, वो क्या है, वो एक अजूबा है। मतलब दुनिया में 7 अजूबे माने गए हैं।
कितने हैं? 7 अजूबे माने गए हैं, जिनमें से एक अपना दिल्ली के जो आगरा का ताजमहल है उसे भी माना गया है। और ताजमहल ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थान है वो, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और वहाँ के जो उसका पत्थर है वो वाइट कलर में है, कैसा है? वाइट है, प्योर वाइट। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या चल रहा है, जो अम्ल वर्षा है या जो प्रदूषण है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, उसके कारण उसका जो पत्थर है वो पीला पड़ता जा रहा है, जो कि एक सोचने योग्य बात है कि हमें इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आपको वैसे कमेंट बॉक्स में रोज़ बताते वैसे बताना है, और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो भी आप उस चीज़ को हमारे साथ शेयर करो। अगर शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि इस चीज़ में इसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो बताओ। और चैनल को तो क्या आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। 10th क्लासों के लिए, जो 10th से 12th है उन सभी के लिए स्पेशल है, मतलब ज़रूरी है। 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, अपनी 8th क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं, अभी चाहे वो कौन से सब्जेक्ट में हो, ज़रूरी नहीं कि कॉमर्स वाले ना करें, साइंस वाले ना करें, अभी सभी करो। सभी की वीडियो अपन देखेंगे। अभी जो 10th क्लास है उनके लिए अच्छी बात ये है कि हम जल्दी इसे कवर कर